नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है तुम सबका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। हाँ, हम हर सब्जेक्ट के हर टाइप के चारों एंगल्स को देखते हुए एमसीक्यूज करने वाले हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस एमसीक्यूज हैं। और ये मैं इसीलिए लाई हूं ताकि अगर तुम लोग जो छोटी मोटी एमसीक्यूज में मिस्टेक कर देते हो ना, वो ना करो और फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। अब आओ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सो द फर्स्ट टॉपिक, जो पहला सब्जेक्ट है जिसके रिलेटेड हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, वो है इकोनॉमिक्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग definitions is most suitable for the literacy rate। अब तुम देखोगे कि यहां पर मैं जितने भी एमसीक्यूज लाई हूं वो सारे सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के हैं, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन कि तुम्हें पता लग सके तुम्हें कैसे क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करके जाना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द लिटरेसी रेट। इट सेज द लिटरेट population at the global level, the proportion of literate population in 7 years and above, the total number of children attending the school, the average number of schools in a region। तो पहली बात, the total number of children attending the school, तो ये तो है तुम्हारा net attendance ratio। और अगर तुमने मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसे अभी तुरंत जाके देखो। एंड फॉर दिस क्वेश्चन यू विल नॉट इवन think twice, the answer is B, the proportion of literate population in the 7 years and above who can read and write। ग्लोबल लेवल से हमारा कोई मतलब नहीं है। एवरेज नंबर ऑफ स्कूल्स इन अ रीजन कितने हैं वो हमारा एजुकेशन फैसिलिटीज को देखने के लिए यूज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a key indicator used to measure country's development। कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हमने एक वर्ड वहां किया था, इधर इट इज पर कैपिटा इनकम और इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जिसे हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। द नेक्स्ट इज अज्यूम कि वहां हमारे पास 4 फैमिलीज हैं एक लोकेलिटी में और मंथली इनकम हर फैमिली की 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000 है। तो एवरेज इनकम क्या होने वाली है? हमें पता है एवरेज इनकम के लिए या पर कैपिटा इनकम के लिए वी यूज अ फॉर्मूला विच इज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यहां हमें टोटल पॉपुलेशन में दिया है कि हमारे पास 4 फैमिलीज हैं और टोटल इनकम कितनी बताई है? इट इज, चलो हम ऐसे यहां लिख लेते हैं। ओहो, इट इज 10,000 plus 20,000 plus 30,000 and plus 40,000 divided by 4. So that is equal to 1 lakh divided by 4. Your answer will come to about 25,000। आया? इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, एंड तक पढ़ना है। अगर कोई फैक्ट्री वर्कर है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी कि मेरे लिए टेक्नोलॉजी अच्छी हो। ये टेक्नोलॉजी अच्छा होना तो प्रोड्यूसर के लिए है ना। मोर आवर ऑफ वर्क, तो ये अगेन कि प्रोड्यूसर ही चाहेगा कि उसे ज्यादा घंटे मिले लोगों के काम करने के। मोर लेबर वर्क, दिस इज अगेन नॉट रिलेटेड इन देयर फेवर।
तो क्या बचा? अगर कोई फैक्ट्री जाता है काम करने तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम इज बेटर वेजेस. Which of the following country has the highest life expectancy rate? हमने पढ़ा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज द रेट एट विच द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री लिव टू. तो यहां अगर तुम देखोगे ये 2023 का क्वेश्चन है. द आंसर इज बांग्लादेश. अब ये आंसर हर साल इट डिपेंड्स ऑन what is the current expectancy rate, but as per the answer key it was Bangladesh because Bangladesh was growing even at a faster rate than few other neighboring countries. The next is which of the following country has a better rank in Human Development Index? Human Development Index क्या है? एक ऐसी इंडेक्स जिसके 3 क्राइटेरिया हैं, इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन. ये तो हमने सबने किया था, ये हमने किया था ना. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडिया. अफगानिस्तान में इनकम भी कम है और हेल्थ एंड एजुकेशन फैक्टर्स भी. नेपाल इज अगेन इनकम, नेपाल एंड म्यांमार दोनों ही इंडिया के कंपैरिजन में they are not doing that well for income. So the answer is India. The next is read the correct statements about HDI and human development. Sorry, and yes, it should be Human Development Index, HDI, and mark the correct option. It is the composite index prepared when UNDP, which is United Nations Development Program. Yes, this is right. Parameter to measure it are longevity, literacy, per capita income. हाँ, एजुकेशन, हेल्थ, अदर पैरामीटर्स बहुत जरूरी है एचडीआई के लिए. क्या ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज की बात करती है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली 160 प्लस कंट्रीज हैं और ये सबको इंक्लूड करके चलती है. वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रिपेयर्स अ सिमिलर रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये तो हमने देखा ही नहीं है कहीं कि वर्ल्ड बैंक भी ऐसी कोई इंडेक्स लाता है. So the answer is 1 and 2. ऐसी स्टेटमेंट्स तुम्हें एग्जाम में दी जाएंगी कंफ्यूज करने के लिए. बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर बहुत क्लियर है और सामने ही दिया हुआ है. Now let's see the next question, which is two statements are given below, assertion and reason. Kerala has low infant mortality rate. ये हमने चार्ट में देखा था वीडियो में. Yes, it has. Kerala has adequate provisions for basic health and education facilities. जी हाँ, infant mortality rate कम है तो मतलब education भी अच्छी है और health facilities भी available है. The answer is absolutely yes, and reason is the correct explanation. Kanta works in an office. She gets her salary regularly at the end of every month. ठीक है. In addition to the salary, she also gets benefit. ठीक है, which are drawn by the government. Which is the following sector कांता is working in? कौन से सेक्टर में कांता काम कर रही है? हमने ये किया था कि this is not primary, क्योंकि प्राइमरी तो रिलेटेड टू नेचर है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? वो सेक्टर जहां कुछ भी रेगुलेटेड ना हो. बट यहां हम देख रहे हैं कि कांता की जॉब कौन से सेक्टर में है, जल्दी से बताओ. द आंसर इज ऑर्गेनाइज सेक्टर. यस, और ये अगर तुमने मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी है तो उसमें इसी के एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें दोनों सेक्टर्स के बारे में भी समझाया है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड डेटा रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? प्लीज टेल मी विच डू यू थिंक इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रोवाइडिंग अस द डेटा रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन. क्या ये इंफॉर्मेशन सेंटर है? नहीं. क्या ये पब्लिक सर्विस कमीशन है? नहीं. सो व्हाई डोंट यू कमेंट डाउन कि क्या आंसर होगा इसके लिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली क्लियर. इट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो हमें रेगुलरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा को. द नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. बेटा मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो ज्यादा अच्छे से देख ली है ना, क्योंकि यही उन सारे सीबीएसई क्वेश्चंस जो हैं जो हमने वर्ड्स यूज करे हैं उसी से रिलेटेड हैं.
वैसे मैं मजाक कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस पहले आए हैं, वीडियो बाद में। विच कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? हमें पता है टर्शरी इज रिलेटेड टू सर्विस, सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरिंग, this is again related to extra white collar jobs, so the option is definitely going to be D, which is primary. और हमने तुम्हारी बुक में 3 सेक्टर्स के बारे में बात की है, one is primary, secondary as well as tertiary. Next is which of the following contribute highest in the GDP of India? ये अगर तुम देखोगे तो मैंने तुम्हें एक पेज बनवाया है जहां पे मैंने हिस्टोरिकल चेंजेस की बात की है from primary sector to tertiary sector. So what do you think is the answer? The answer is very clearly mentioned. It is tertiary or the service sector, जो कि इंडिया में जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है. Then is the manufacturing sector और फिर होता है primary sector. Activities in which natural products are changed into other form कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? मतलब अगर कोई नेचुरल प्रोडक्ट है, लेट मी से कॉटन है, और मैंने उसको दूसरी फॉर्म में बदल दिया, मैंने उसकी लेट मी से बेडशीट्स बना दी हैं, या फिर मैंने उसकी टी शर्ट्स बना दी हैं, या शर्ट्स बना दी हैं. सो विच सेक्टर एम आई टॉकिंग अबाउट? Which sector am I talking about? I am talking about the manufacturing sector, that is also called as your secondary sector. अगर वहाँ manufacturing भी लिखा होगा, then also you will be able to understand. Now let's see which of the following activities come under primary sector. अगर तुम ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और स्टोरेज को देखोगे तो ये तीनों क्या हैं? ये तुम्हारी टर्शरी एक्टिविटीज हैं. सो द आंसर इज वेरी क्लियर, दैट इज माइनिंग. हमने देखा था माइनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, सब कैसी टाइप की एक्टिविटीज हैं? प्राइमरी एक्टिविटी. सपोज द मंथली इनकम ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स इज गिवन एज मदर 50,000, फादर 40,000, सन 20,000, डॉटर ऑल्सो 20,000. What is the average income? ये क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ मुझे, क्योंकि ये बहुत इजी है. The simple formula is average income equal to total income divided by total population. यहाँ population 4 है, total income कितनी होगी? 50,000 plus 40,000 plus 20,000 plus 20,000 again. So that is 50,000, 40,000, 20,000, and then again 20,000. So it will be 13,000 divided by 4. Please do it. Simply you divide it, right? 13,000 divided by 4. मैं करके दिखा रही हूं, कहीं वहां कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर दो. It is 32,500 only. ठीक है. The next question is why do lenders often require collateral? कोलैटरल का मतलब क्या है? सिक्योरिटी बिफोर लेंडिंग लोन. ठीक है. चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन. पहली बात तो लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर द बोरोवर्स. अगर वो सिक्योरिटी लेंगे तो उससे बोरोवर्स का क्या मतलब? टू स्टैब्लिश पर्सनल रिलेशंस. लेंडर और बोरोवर के बीच में सिर्फ क्रेडिट से रिलेटेड रिलेशन है, बाकी कोई पर्सनल रिलेशंस तो हमने सुना ही नहीं है. टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन. अगर उन्हें अपना प्रॉफिट मार्जिन ही बढ़ाना है तो वो इंटरेस्ट के ऊपर देखेंगे ना. व्हाट विल दे डू विद रिगार्ड टू द रिलेशन एंड as well as for the collateral? Yes, the answer is absolutely here, to mitigate the risk of loan default. अगर सोचो लोन का कोई डिफॉल्ट हो गया तो उससे बचने के लिए बेस्ट इज
कि लेंडर इस कोलैटरल को बेचकर अपने लोन के पैसे वापस पा सकता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन। The next, look at the picture given below carefully and infer the income of the banks. कि बैंक में क्या हो रहा है? Look at the given picture and infer the income. The difference between amount deposited and borrower by the bank to Reserve Bank of India. पहली बात तो Reserve Bank of India कहीं mentioned है. So this option is basically to confuse you. The amount of interest between what is charged from the borrowers and what is paid to the depositors. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. The difference of interest between what is charged from the borrowers, the amount difference या what is charged from the borrowers and the depositor. The difference between amount deposited by the depositor and the amount borrowed by the borrower. बताओ इसमें से कौन से प्रोबेबल में ज्यादा ठीक होने वाला है आंसर? The answer is very very clear. देखो यहाँ डिपॉजिट्स के बारे में लिखा है. People who have come to deposit. So this is simply talking about the difference of the amount of interest between what is charged from the borrower and what is paid to the depositor. देखो अगर यहाँ people who repay the loan is more than what people are borrowing. So the answer is going to be B. The exchange of goods with a commodity is called as local trade, domestic trade, foreign trade, double coincidence of want. मतलब अगर तुम्हें किसी कमोडिटी को एक्सचेंज करना है विद अ कमोडिटी, अगर मेरे को टमाटर को आलू से एक्सचेंज करना है तो मुझे टमाटर की जरूरत होनी चाहिए, तभी मैं अपना आलू देके टमाटर ले पाऊंगी. So the answer is very very clear, that is double coincidence of want, and we are talking about this in which system? Barter system. और ये बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमें मनी की जरूरत पड़ी. Which of the following is a medium of exchange is convenient? Convenient कह रहा है, तो हमें पता है कि कमोडिटी तो उसकी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. गोल्ड एंड सिल्वर दे आर कॉइन्स हमारे पास हैं, बट उनकी इंट्यूसिव वैल्यू ज्यादा है, तो वी डू नॉट, दैट इज नॉट वेरी कन्वीनियंस टू कैरी. द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी, जिसके लिए इसका इन्वेंशन हुआ था. सो द आंसर इज वेरी क्लियर, दैट इज ए. Which of the following authorities of India issue currency on behalf of central government? बेटा हर MCQ बहुत अच्छे से कर पाओगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा. प्लीज इकोनॉमिक्स की वीडियो को जरूर देख लेना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड MCQs के लिए. इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो द सेंट्रल बैंक ऑफ दिस कंट्री. और खाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अथॉरिटी है हमारे लिए नोट्स इशू करने की. The next is read the information given below and select the correct option. रोहन ने एक लोन लिया है 5 लाख रुपए का from the bank and he wants to purchase a house on 12% interest. ठीक है. He has to submit the papers of the new house and the salary record of the bank to the bank. What is this process called? बेटा जो घर वो खरीदना चाहता है उसे बैंक के पास रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रोहन कल को अपने EMIs या अपने लोन का अमाउंट पूरा वापस नहीं कर पाता है तो बैंक कैसे लेगा अपना पैसा वापस? इट इज गोइंग टू पुट द कोलैटरल टू सेल, जो कि यहाँ पर घर है, एंड दे कैन इजीली गेट द मनी बैक. इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी मेंशन्ड है. क्या ये प्रिंसिपल अमाउंट है? नहीं. क्या ये इंस्टॉलमेंट्स में देगा? नहीं. द नेक्स्ट इज Which of the following is a formal source of credit? बेटा हमने बहुत सारे इनफॉर्मल्स किए थे. रिश्तेदारों से अगर पैसा लेते हैं तो क्या वो अपनी मर्जी का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. क्या हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हो? नहीं, क्योंकि वो या तो उन्हें RBI रेगुलेट नहीं करता,
ना ही हम उनसे कुछ कह पाएंगे, रिश्तेदार है तुम वैसे भी उनसे कुछ नहीं कह सकते हो। मनी लेंडर्स की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी कि वो अपनी मनपसंद का हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों को लोन्स लेने में प्रॉब्लम आती थी और इसीलिए वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ट्रेडर्स बचे। ट्रेडर्स भी आपको पैसा दे देंगे जैसे सलीम के केस में दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ट्रेडर्स से पैसा आएगा उसके बारे में आरबीआई को इंफॉर्मेशन होगी। द बेस्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं और कोलैटरल फ्री लोन्स देने की भी कोशिश करते हैं, ताकि हम इस इनफॉर्मल सेक्टर से लेंडिंग को रिड्यूस कर पाए। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट। रिलीजियस सेरेमनी में हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पहली बात तो याद करो, इन्वेस्टमेंट सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में आती हैं वो करती हैं, और वो क्यों करती हैं? ताकि वो फैक्ट्रीज लगा सकें, एसेट्स खरीद सकें या लैंड खरीद सकें ऑफिस के लिए एसेट्रा। तो ये हाउस होल्ड के ऊपर स्पेंड करने वाला पैसा है? नहीं। सोशल कस्टम्स वाला पैसा है? नहीं। द आंसर इज वेरी क्लियर, द मनी स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज फैक्ट्री, लैंड, ऑफिसेज एसेट्रा। Which of the following is a major benefit to an MNC when it works on joint production with a local company? कल हमने इकोनॉमिक्स की वीडियो में देखा कि लोकल कम्युनिटी के साथ काम करने पर क्या बेनिफिट होने वाला है। एमएनसी इट्स लोकल टेक्नोलॉजी शेयर करेगी या पैरामीटर ऑफ प्राइस डिसाइड करेगी? नहीं। हमें क्या है, लोकल कम्युनिटी को मेजर बेनिफिट क्या आएगा? इसकी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी लोकल कम्युनिटी से बनेगी, वो तो बाद में बनेगी। एमएनसी ही प्रोडक्शन के लिए है, उन्हें रिलेशंस बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देंगी लोकल कम्युनिटी से, अपना काम निकलवाएंगी, अपनी लेबर कॉस्ट करेंगी और इसकी वजह से वो आसानी से अपनी प्रोडक्शन में प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ा सकती हैं। सो द आंसर इज एमएनसी शेयर्स इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद लोकल कंपनीज। The next, why did the government of India liberalize trade regulating in 1991? मतलब 1991 तक तो हमने इसे रेगुलेट किया, लेकिन उसके बाद हमने इसे लिबरलाइज कर दिया। रीजन इज गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोवाइड सोशल इको जस्टिस टू ऑल? नो। लिबरलाइजेशन का मतलब है यू आर रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स कंप्लीटली। हमें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ गुड रिलेशंस चाहिए थी? नहीं। हमें फॉरेन एक्सचेंज इक्विवेलेंट टू इंडियन करेंसी बनाना था, उसके लिए हमें मार्केट खोलने से पहले मार्केट का यूसेज पता होना चाहिए, तभी तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा और जाएगा। द आंसर इज वेरी क्लियर, वी वांटेड to open the market for the producers to compete in the world market, या यहाँ पर होता we wanted to open the market for the consumers for them to explore and have a variety of choice। मतलब उनकी चॉइस एक्सपेंशन के लिए भी हम ये कर सकते हैं। The next is choose the statement about factories regarding globalization in India। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है जो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फेवरेबल रूल्स ऑफ WTO टुवर्ड्स इंडिया इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड कंट्री। Which is the correct information? First is we are going to get improvement in technology, of course, इसीलिए तो ग्लोबलाइजेशन चाहिए कि हम सबको भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल पाए। The next is we need liberalization of foreign trades. Yes, we need liberalization of foreign trades and foreign investments as well. So after you see liberalization, the next is favorable rules of WTO towards India। तो एक बात बताओ, WTO के फेवरेबल रूल्स से हमें क्या फायदा होने वाला है? सो आंसर इज वेरी क्लियर, इट इज 1 and 2। अगर 1 and 2 को देखोगे तो वो सीधे सीधे करेक्टली बात कर रहा है, और WTO तो बस ये चाहता है कि ट्रेड फ्री बैरियर हो। ये तो डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज में ऑटोमेटिकली डिबेट स्टार्ट हो जाती है। द नेक्स्ट इज रिमूविंग बैरियर्स ऑफ द गवर्नमेंट,
restrictions set by the removing barriers or government is known as restrictions set by the it is liberalization. हम जब barriers को remove करते हैं then we totally talk about liberalization. Globalization is when you are interacting with market. Privatization is you are only promoting one kind of company or a product. Nationalization is when you are increasing or highlighting the sentiments of the nation. Which of the following has been the major source of foreign exchange for IT? Major source for foreign exchange for information and technology. भारत heavy electricals, oil, steel या business process outsourcing. ये हट गया है वैसे तुम्हारे में से, but the answer is business process outsourcing, क्योंकि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से सबसे ज्यादा जल्दी पता चलती है. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पर जो है हिस्ट्री. Now let's start with the next segment which is the questions related to history. बेटा इन्हें अच्छे से करके जाना क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ही गलती करो. Arrange the following in the chronological order and choose the correct option. Number 1, Napoleon Wars. The second, Treaty of Vienna, 19th century. Then Greek struggle for independence, and then slave nationalism in Ottoman Empire. If you see, ये already chronologically arranged है. So the answer is going to be B, 1, 2, 3, 4. The next question is, which type of governments were mainly driven in Europe after the defeat of Napoleon? After the defeat of Napoleon and in 1815, after Treaty of Vienna, it was a government which was driven by conservative ideologies. The next is, which of the following groups of countries collectively defeated Napoleon in 1815? यहाँ तो आंसर बिल्कुल ही सिंपल है. It is ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. अच्छा यहाँ देखो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी लिखा है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए. अगर तुम जल्दबाजी में पढ़ोगे तो तुम पक्का ऑस्ट्रेलिया भी मार्क कर सकते हो. Which one of the following countries did at first liberalize nationalist appeal take place in July 1930? मतलब कौन सी कंट्री में लिबरलाइज नेशनलिस्ट अपील हुआ पहली बार इन 1930? So the answer for this is very clearly in France, जहाँ 1830 में it was the first time that people came together to demand for a liberalistic and nationalistic approach. The second is, who amongst the following remarked, when France sneezes, the rest of the Europe catches cold? This is very clear. It is Metternich who said कि whenever France sneezes, the rest of the Europe catches cold. मतलब अगर फ्रांस में कुछ भी होता है तो पूरे यूरोप में पॉलिटिकल अपराइजिंग्स देखने को मिलती हैं. The next is, identify the appropriate reasons for the following option. For island participation of industrial workers in the civil disobedience movement. मतलब ऐसा क्या रीजन था कि जो आयरन पार्टिसिपेंट्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया. नंबर 1, ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म. तो इंडस्ट्रियलिज्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैपिटलिज्म. They were reluctant towards the boycott of foreign goods. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. They were mainly interested in buying and exchanging foreign goods. British offered them salaries. No. The idea is industrialists were close to Congress. Industrialists were very, very close to Congress, and that is why for the first time they will participate with the civil disobedience movement. Actually, second time. Why did Simon Commission come to India? Identify the correct reason from the following. It came to India to control the campaign against British. नहीं, उससे तो कोई मतलब ही नहीं था. It came to look into the functioning of British. Yes, but it came to look into the functioning of
the constitutional system in India, which was established by British under the Government of India Act 1919. And they also came to see what changes they can suggest so that the people can be convinced for the British or can be convinced towards the Britishers. Next is, which of the following places did Mahatma Gandhi organize सत्याग्रह for the first time? तो इसका आंसर तो सबको पता है. The answer is चंपारण सत्याग्रह, which is a place in Bihar. चंपारण, उसके बाद we have Ahmedabad and then we will have Kheda. Which of the following Indian National Congress session was the demand of Purna Swaraj? It is not Puma Swaraj, it should be Purna Swaraj. Purna Swaraj formalized in December 1929 in Lahore session. It was formalized in the Lahore session. Who was the head of Lahore session? कमेंट करके बताओ कौन था जिसने इंडियन लाहौर सेशन को हेड किया. Buddhism emerged from Eastern India and spread in several directions. ठीक है. Read the following due to the reasons of its spread and choose the correct option. Due to cultural exchange, ठीक है, due to Silk Route, due to trade and travelers, or due to European efforts. The answer is very clear. It has nothing to do with European efforts. It is due to cultural exchange, Silk Route, and trade and travelers. So the answer is straightly C. There were 3 important developments that greatly shrank the pre-modern world. मतलब ऐसी कौन सी 3 important developments थी जिसने pre-modern world को हिला के रख दिया? Identify the incorrect one. The flow of trade, the flow of labor, the flow of capital, or the flow of technology. अगर हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो उस टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतनी नहीं थी, लेकिन ट्रेड, लेबर और कैपिटल कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा था. सो द आंसर हियर वुड बी द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी. Technology came in at the end of 20th and then in the beginning of 21st century. Arrange the following in the chronological order and choose the correct option. The Bretton Woods Conference established International Monetary Fund. The Second World War broke out between the Axis and the Allied groups. ठीक है. A car manufacturer, Henry Ford, adopted the assembly line method for production. The Western economies organized themselves as group of 77. So I do not think so. They are not chronologically arranged, but I think they are very much chronologically arranged. IMF, then came the World War, then broke down the World War, then we got the assembly line method, and then we had the group of G7. तो मेरे हिसाब से तो सारे chronologically arranged है. Now let's see the next question. Who was the one who improved the steam engine? Very, very easy. Very easy. It is James Watt. Thomas Edison is related to bulb. Then Benjamin Franklin and Alexander Fleming के बारे में बताओ कहाँ से related है? Which of the following set up first iron and steel industry in India? This is also very easy. It was Jamshedji Tata, JRD Tata, who set up the first steel and iron industry in Jamshedpur, today in छत्तीसगढ़. अगर तुमने मैप वीडियो देखी है तो हमने उसे भी मार्क किया है कि जमशेदपुर किधर है. Who among the following published संवाद कौमुदी? संवाद कौमुदी क्या है? It is a book which is written by Raja Ram Mohan Roy and talks about the changes or the social activities that are required in the society. Which of the following aspect was common between writing of B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy Naicker?
दोनों को हमें पता है दे बोथ वांटेड टू वर्क फॉर द oppressed classes. So were they raising awareness? No. They were motivated Indians for their national freedom? No. They highlighted the experience of women, wrote on the caste system. Yes, both of them. One wrote for how a caste can become the problem of another caste, or how a caste is continuously evolving and becoming a reason for the degradation. He talked about Dalits and he talked about the oppressed classes in South India. Meaning of vellum was printing on palm leaves, printing on paper, then it is a parchment made from the skin of animals, printing on cloth. It is very easy. It is a parchment made from the skin of animals. The next question is, which of the following was not the reason for the popularity of scientific ideas among the common people in the 18th century Europe? कौन सा रीजन था जिसकी वजह से साइंटिफिक आइडिया पॉपुलर हुआ, लेकिन वो इसमें मेंशन गलत है? प्रिंटिंग ऑफ आइडियाज ऑफ आइजैक न्यूटन, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन साइंस एंड रीजन, ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप सपोर्टेड इट. ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप कौन से होते हैं? जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स होते हैं, who believe in the old methods and old ideologies. So answer is very, very clear. The answer is D. It is traditional aristocratic groups who you think supported. Why will they support related to capitalism and scientific ideas? Why was the reading of manuscript not easy in India? रीजन क्या है कि मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग इजी नहीं थी? दे आर वेरी हाईली चीप. चीप हो या एक्सपेंसिव हो, उससे रीडिंग से क्या फर्क पड़ेगा? दे वर वाइडली स्प्रेड आउट. अगर वो स्प्रेड आउट होती तो हमें सबको इजीली अवेलेबल होती, और रीडिंग से उसका कोई रिलेशन नहीं है. Manuscripts were written in English and Hindi only. There are manuscripts which are written in several other languages. Now you tell me they were very fragile. हाँ, they are very fragile, इसलिए they have to be handled with care. That is why the correct answer is your D. Select the correct pair from column A and column B. यहाँ तो what happened to this? Yes, it is Jyotiba Phule, then Raja Ram Mohan Roy, Ramchandra Gandheshwar Bhattacharya. So we know Raja Ram Mohan Roy पे हम अभी करके आए हैं थे संवाद कमुदी. So the answer is B. Jyotiba Phule is Gulamgiri, so that is again wrong. Now the next is, which of the following was the main purpose of publishing children's literature in 19th century? चिल्ड्रन की लिटरेचर पब्लिश करने का मेन रीजन क्या रहा होगा? नंबर 1, टू एंटरटेन ओनली. ठीक है, टू एजुकेट एंड इंस्टिल मॉरल्स ओनली, टू प्रमोट पॉलिटिक्स, टू सेल मोर न्यूज़पेपर्स. नाउ यू टेल मी व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजंस. अगर खाली एंटरटेनमेंट के लिए तो बुक्स नहीं बनाई होंगी. पॉलिटिक्स का बच्चों से क्या लेना देना? To sell more newspapers. So if the children don't know how to read and write properly, what will they do of the newspaper? The idea is very clear, to educate them and to instill them the moral values. The next is, which of the following is a negative effect of print culture? It increases access to diverse viewpoint. So is it wrong that we are able to express or we are able to access different viewpoints in the society? Promotion of literacy, is it not a positive point that you are able to read and write? Then preservation of knowledge. Of course, if the knowledge is coming in newspaper, you can read, you can preserve it if you want to use in future. Spread of misinformation, this is very true. अगर प्रिंट कल्चर की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है. The next is, which of the following was the first book printed using movable types? Movable types को यूज करते हुए, मतलब प्रिंटिंग प्रेसेस में मूवेबल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमने कौन सी पहली बुक प्रिंट करी थी? वेरी क्लियर, इट इज द बाइबल विच वॉज प्रिंटेड. आ जाते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज ज्योग्राफी.
अब तक तुमने देखा होगा कि क्वेश्चंस आर नॉट दैट वेरी टफ इफ यू प्रैक्टिस देम, और अगर तुमने हमारी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सबसे ज्यादा इजी है। नाउ लेट मी सी ज्योग्राफी के क्वेश्चन व्हिच इज करेक्टली मैच्ड। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड सिल्स। ब्लैक सॉइल में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। एरिड सॉइल में डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। लैटराइट सॉइल इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। पहली बात तो लावा फ्लो से इट इज ब्लैक सॉइल। एरिड सॉइल डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन, आयरन इन क्रिस्टलाइन जो होता है वो रेड और येलो सॉइल में पाया जाता है। देन इट इज ब्लैक सॉइल जिसपे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैल्ट एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। So we know we find salt concentration in laterite soil as well as yellow green soil. The best is it consists of sand, silt and clay. That is why it is considered to be very important soil for your cultivation. So now let's see the next question, in which of the following states overgrazing is the main reason for land degradation. We know the land degradation overgrazing की वजह से एक बहुत बड़ी problem face करता है. The answer to this is Maharashtra. It has states like MP. It will also have states like Rajasthan. The next question, Indian farmers should diversify their cropping patterns from cereals to high value crops. This will increase income in arid and reduce environmental degradation. Yes, I think that will, of course, अगर farmers diversify होंगे तो पानी का use करके environment arid regions में तो at least environment degradation को रोक पाएंगे. So answer is A. Now let's see the next question. Identify the soil from range of red to brown in color and saline in nature. The answer is very clear. It is red to brown in color. It is the arid soil. क्योंकि अगर red होती, खाली red होती, then it is the red soil which is not saline in nature. Arid soil is saline in nature. Alluvial is a very fertile soil and that is also not saline in nature. The next question is, which of the following is not a problem of resource development? डेप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉर इंडिविजुअल नीड्स. अगर तुमने ज्योग्राफी की वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चंस तो तुम्हारे लिए बिल्कुल इजी हैं. accumulation of resources in few hand, this is again a problem. Indiscriminate exploitation of resources, अगर आप बिना रिसोर्स प्लानिंग के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहोगे तो क्या वो एक प्रॉब्लम नहीं है. एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या रिसोर्स प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि हम सबको बराबर मिल रहा है, जिसको भी नीड है उसी के हिसाब से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. The next is, which of the following is classified as a renewable resource? Renewable resources are those resources that can be renewed over a period of time. Now, कन्वेंशनली हम कोल को यूज करते थे, पेट्रोलियम को यूज करते थे, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते थे, बट दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, क्योंकि इन्हें जल्दी से जल्दी रिन्यू नहीं किया जा सकता. द बेस्ट एग्जाम्पल हियर इज द सोलर एनर्जी, जो कि नॉन कन्वेंशनल भी है नेचर में. द assertion and reason, read carefully. We need to protect the forest and wildlife. Very true. Conservation maintains ecological diversity. हाँ, अगर हम कंजर्वेशन करेंगे तो हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी मेंशन कर पाएंगे. अदरवाइज क्या होगा, डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी और जो लोग मतलब जो एनिमल्स ज्यादा क्वांटिटी में है वो ज्यादा ही होते जाएंगे और जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो एक्सटिंक्ट हो पाएंगे. सो द ऑप्शन इज डेफिनेटली सी. Which of the following is the irrigation system in मेघालय? मेघालय में कौन सा irrigation system यूज होता है? This is to remove water from soil? No. To use large volume of water for irrigation? नहीं. To irrigate only during rainy season? This is also not very visible. Then last is to use a bamboo drip irrigation system. वहां अगर तुम देखोगे तो रेन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो बैम्बू स्टिक्स का यूटिलाइजेशन करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इस रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो रेन वाटर वो बाद में इरिगेशन में यूज कर पाए.
which is not a characteristic of intensive subsistence farming. Intensive subsistence farming के लिए ये बहुत लेबर इंटेंसिव है. कल ज्योग्राफी की वीडियो अगर देखी है तो ये सब मैंने कराया है. लेबर इंटेंसिव है. You need good fertilizers, you need good quality of seeds, etc. It is practiced in area of high population. It is an example of labor intensive. High dose of biochemical inputs is required, very important. It is an example of commercial farming. बेटा commercial farming तो एक दूसरे तरीके की farming है. So the answer is this is not correct regarding this intensive agriculture. हाँ, ये high population areas में practice होता है ताकि we can meet the needs of people. So option क्या हो जाएगा? D. Identify the crop with the help of the following information. This is the second most important cereal crop. ठीक है. This is a rabi crop. ठीक है. It requires a cool growing season and bright sunshine at the time of ripening. ठीक है. It requires 50 to 70 centimeter of rainfall. बताओ क्या होगा? Do you not think that it is the cereal crop and they are seriously mentioning this is the second most important. तो first most important हमारे पास राइस है या पैडी है और हम देखते हैं राइस को या गेहूं को इतना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती तो इसीलिए the correct answer is wheat. राइस इज द मोस्ट तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगा. मेज कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन एन एरियाज जहां पर इससे भी कम रेनफॉल है. शुगर केन इज ऑल्सो रिक्वायरिंग गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच इज मोर देन 100 सेंटीमीटर्स. So the which of the following is an example of ferrous material? Ferrous material का मतलब है कि उसमें आयरन होना चाहिए. तो अगर तुम देखोगे कॉपर, टिन, बॉक्साइट जो कि ओर है एल्यूमिनियम का, these are all non-ferrous materials. So what is left here now? It is nickel. ठीक है. Now let us see the next one, which is in which of the following state is Kalkaparam nuclear power plant located? The answer is very clear. It is located in Tamil Nadu. अगर तुमने मेरी मैथ्स वाली वीडियो देखी है, then you will be easily able to answer this question. Choose the correct option A and B. Now, अगर तुम इसमें देखोगे भले ही करोल ऑयल फील्ड्स के लिए लिखा है लेकिन करोल is also famous for limestones and this is located in Gujarat. So your correct option is C only. Now let's see which of the following state is Narora nuclear power plant located. Narora हमने मार्क भी किया है हमारे मैप्स में. It's located in UP. Now you are going to in the comment section tell me कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में यहाँ पर और इवन गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम लोगों के पास हैं. The next question is which of the following minerals is used to harden steel during its manufacturing? So it is iron ore, मैंगनीज, लाइमस्टोन या कुकिंग कोल. हमने कल जब वीडियो करी थी ज्योग्राफी की तो उसमें बोला था इट इज मैंगनीज जो बेसिकली एल्यूमिनियम की हार्डनेस के लिए यूज होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट एज एन रॉ मटेरियल? हमें पता है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और है तो क्या ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज नहीं होने वाला? द आंसर इज वेरी क्लियर. इट इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. मैच द करेक्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कांडला पोर्ट जो है वो गुजरात में है. पैराडिप इज इन वेस्ट बंगाल. सो लेट मी सी. वन का आई हैव टू से 4. ठीक है. सो द ऑप्शन A and B आर रॉन्ग. नाउ विथ इज हल्दिया and it is Paradip. Sorry, Paradip is in Odisha. I'm so sorry. Paradip is in Odisha. Haldia West Bengal. So हमें 4 का we should get 1. The answer is C and Tuticorin which is in Tamil Nadu. ठीक है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब जब हमें बहुत बड़े लेवल पर कम्युनिकेशन करनी हो। पर्सनल लेटर, नो। पार्सल भी वी आर गोइंग टू सेंड इट टू ईच अदर। इट इज बुक, बुक से यू आर गोइंग टू कन्वे द मैसेज टू द मासेस, बट आई डू नॉट थिंक दैट इज टेलीफोन, क्योंकि टेलीफोन से तुम वन टू वन कम्युनिकेशन कर पाओगे, मैस कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। सो इट इज बुक, अगर तुमने किताब लिखी, उसे पब्लिश किया और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज गोइंग टू स्प्रेड योर इंफॉर्मेशन टू द मासेस। National waterway number 1 navigates between which of the following places? You have to stop. So now let's start with the last section, which is of civics. अब हमने इससे पहले इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन नहीं देखा। हाँ, आपने भी नहीं बोला कि मैम ले। Now let's start with the last section, which is of civics. Now let's see the first question. Identify the primary objective of power sharing arrangement in Belgium. क्या था बेल्जियम में पावर शेयरिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू स्टैब्लिश अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं। जहां पावर शेयरिंग होगी वहां यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं आएगी। देन सेंट्रलाइज पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब कर देंगे तो मतलब वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट one type of community या one type of government making. Establish cultural and education matter of French of Dutch. अगर हम खाली कल्चरल एंड एजुकेशन मैटर ऑफ डच को देख रहे हैं तो दूसरी कम्युनिटी जो हमारे पास है डच के साथ फ्रेंच, उसका क्या होगा? द बेस्ट इज इट इज दी अकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट, इसीलिए तो हम इसे अकोमोडेटिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। The next is two statements are given below, assertion and reason, mark with the correct option. Sri Lanka adopted Tamil as the official language of state. अगर श्रीलंका ने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया होता तो क्या इतनी बड़ी सिविल वॉर 1980 में होती? The answer is totally no. The government of Sri Lanka adopted a series of majoritarian measures. ये बात बिल्कुल ठीक है. That is why we also call it as majoritarian model. So which is going to be right? A is false and R is true. Let's see the next. Two statements are given below, assertion and reason. Read it carefully and choose the correct option. Elections are the spirit of democracy. बिल्कुल सही बात है. Elections expand political participation. Yes, तभी तो spirit of democracy promote होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग politically participate कर पाएंगे. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. The next question. Consider the following statements of power sharing and choose the correct option. It deepens democracy. Very true. It helps to reduce conflict. हाँ, power sharing का सबसे पहला एजेंडा ही क्या था कि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देता है. It is a way to ensure political stability. अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आने लगेगी. It brings socio-economic struggles. हमने कब पढ़ा कि ये सोशो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स को लाता है? सो द आंसर इज ए. एक्चुअली अगर हमारे पास पावर शेयरिंग है तो हम सोशो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स के साथ डील कर पाएंगे. नेक्स्ट इज मेजॉरिटेरियम इज द रियल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. सोचने वाली बात है कि मेजॉरिटेरियन इज द रियल स्पिरिट या अकोमोडेशन इज द रियल स्पिरिट. It creates balance between harmony and differences. पावर शेयरिंग में बैलेंस और हार्मनी आ जाती है अगर हमारे पास पावर शेयरिंग है. वेरी ट्रू. इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. हाँ, अगर हार्मनी है तो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल लो होगी. पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. द थर्ड वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द फर्स्ट वन इज रॉन्ग. योर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज बी. Next, which of the following elements is not included in the Belgium model? Dutch and French ministers share to be equal in the government. True. Many powers of the center have to be given to the state government. True. अगर तुमने सिविक्स की वीडियो नहीं देखी है ना तो अभी देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने पहले ही वहां पर ऐसे पढ़े हैं कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ यू आर वेरी कंफ्यूज विद बेल्जियम एंड श्रीलंकन मॉडल, गो एंड वॉच SST civics video now.
Next is Brussels have a separate government. In both communities will have equal representation. Very good. Now there is going to be a community government which has special power. ऐसा तो कभी बेल्जियम मॉडल में बोला ही नहीं था. उन्होंने बोला था कि we are going to talk about equal representation of all in even the community government. Next question. Identify horizontal power sharing arrangement. Horizontal power sharing क्या होती है? When you are dividing the power into, when you see separation of power as executive, legislative and judiciary. इसे हम organs के नाम से भी जानते हैं. Yes, at different levels आ गया तो वो तो vertical power sharing हो गया ना. Social groups तो हमारे पास एक different category है. Parties, pressure groups and movement ये भी हमारे पास एक different category है. The next question, what is not an integral part of the government? क्या एक integral part नहीं है? Legislature, executive and judiciary. अभी हमने देखा ये जो office of prime minister है ना, ये office of prime minister is a part of executive. तो फिर ये यहाँ पर कैसे आया? It is not an integral part of the government, but it is already a part of the executive. Next, match the correct option. The question on union list, state list, co-current list, residuary power बहुत ज़्यादा repeat होता है. Please एक बार देख लेना. Union list में वो matters होते हैं जो nation के लिए important हैं. For example, trade union. State list में वो matters हैं जो state के लिए important है. That is going to be police. So when I say it is one, then they are saying residuary power. Residuary power कौन सी power है जिस पे जो सिर्फ यूनियन के पास है, और co-current power वो लिस्ट है जिसमें दोनों लॉज बना सकते हैं. So I think if you see here, trade is such a thing जिस पे दोनों लॉज बना सकते हैं. So it's C is going to be 3. स्टेट बैंकिंग इज वन जिसपे यूनियन लॉज बनाएगा ताकि प्रॉब्लम ना आए. एंड बी इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स द पुलिस, क्योंकि हमें पता है पुलिस इज अ मैटर ऑफ स्टेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी बी. प्लीज ध्यान से मार्क करना, कभी कभार इसकी जगह डेफिनेशंस भी आ सकती हैं. इफ यू नो बोथ ऑफ देम दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी क्वेश्चन, अदरवाइज इसमें तो फंस जाओगे. The next is, which of the following countries is an example of holding together federation? Holding together मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूएस में तो हमें पता है दिस इज बाय इंटीग्रेशन या एग्रीमेंट, और स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया भी इसी का पार्ट है. हमारा इंडिया जो है जिसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग पावर टुगेदर. और यही नहीं, इफ यू सी द ऑप्शन ऑफ स्पेन, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी है तो मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर 2 or more levels? No. Different tiers of government govern the same citizen. जब फेडरल होगा तभी तो different tier होगा. That is again no. Each tier of government has its own jurisdiction. The subunits are called subordinates. अगर यहाँ फेडरल होता तभी तो उनके पास अपना jurisdiction होगा. यूनिटरी में there is going to be a single government जो अपने नीचे subordinate groups create कर सकती है. So the answer is D, which is absolutely right. The next is, which is of the following is an example of coming together of federation? अभी हम इसे करके आए हैं. It is very here true, that is United States of America. अमेरिका में हम जो भी स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट की वजह से हैं, ना कि होल्डिंग टुगेदर की वजह से. Now next question is, which one of the following subject is included in the union list? Communication, trade, commerce and irrigation. अभी हमने देखा it is communication which is included in the union list, और union ही इसी के ऊपर laws बना सकता है. The next is, which of the following subjects is included in the state list?
स्टेट लिस्ट के लिए वी हैव सीन, वी हैव बैंकिंग, वी हैव बिजनेस, वी हैव करेंसी, वी हैव कम्युनिकेशन. सो द आंसर इज गोइंग टू बी, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बिजनेस, क्योंकि बैंकिंग, करेंसी और अभी हमने देखा कम्युनिकेशन, तीनों कौन सी लिस्ट में आते हैं? यूनियन लिस्ट में. The next is which of the following subjects is included in the co-current list? Co-current list ऐसी लिस्ट होती है जिसपे दोनों लॉज बना सकते हैं. So अभी ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेड इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, कॉमर्स इज अ सेंटर, मैरिज इज अगेन यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट. The answer here is एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पे दोनों लॉज बना सकते हैं, यूनियन भी लॉ बनाती है और स्टेट भी लॉ बनाती है. The next is two statements are given below. Read the following and choose the correct option. Women in different parts of the world organized themselves and agitated for equal rights. Women movement aimed at equality in personal and family life as well. हाँ, women movement was started by feminists around the world और उनके लिए इक्वालिटी था कि उनको काम में भी इक्वालिटी मिले और घर में और पर्सनल लाइफ में भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. सो आंसर इज ए एंड द here the statement says both A and R true and R is the correct explanation of A. अगर तुम अपने चैप्टर में देखोगे तो वो स्टार्टिंग में ही मेंशन करते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आए कहां से. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following laws was enacted by government of India in October 2005? अक्टूबर 2005 में राइट टू वर्क के लिए उन्होंने एक एक्ट निकाला जिसे वो लोग कहते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. क्योंकि इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू अबाउट हाउ द कंज्यूमर नीड्स टू बी अवेयर अबाउट द राइट्स ही हैज and what can the producers, what can be done against the producers if they try to violate a consumer's rights. Next is which of the following matters does not deal with the family law? Marriage is a matter of family. Adoption is again associated with the family. Inheritance of the property will depend upon the family. So क्या finances एक family से related है या nation से related है? So the correct answer here is your finances. How does the political party ensure accountability to the public? Choose the most suitable option. थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल भी नहीं, वहां भी झूठ बोल सकते हैं. थ्रू सोशल मीडिया? वी डू नॉट नो. थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन्स दे ऑलवेज ट्राई टू से व्हाट आर दे गोइंग टू डू बट दे डू नॉट इंश्योर देयर अकाउंटेबिलिटी. टू इनकरेज पार्टीशनशिप. पार्टीशनशिप तो हमें पता है इज अ कॉन्सेप्ट जहां पर लोग सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज के साथ अलाइन नहीं करते. It is through election and vote support. Exactly. The people are going to only get you in power if they feel that you are accountable to them, you are doing whatever you have said about in your political campaigns. The next question, which of the following country has two party system? हमें पता है कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, रशिया में वन पार्टी सिस्टम है, इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है और इट इज अमेरिका. अमेरिका में दो पार्टीज हैं, वन इज रिपब्लिकन एंड द अदर वन इज कंजर्वेटिव्स. तो इन दोनों पार्टीज के बारे में वी हैव टू पार्टी सिस्टम. सॉरी, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स. प्लीज Republican and Democrats. The next is which of the following is a national political party? National political party मार्क करनी है. इट इज समाजवादी पार्टी, ये हमें पता है यूपी में स्टेट पार्टी है. राष्ट्रीय जनता दल, वी नो इट इज इन पंजाब. राष्ट्रीय लोक दल इज ऑल्सो इज अ स्टेट पार्टी. इट वॉज बहुजन समाज पार्टी. देखो बेटा, ये क्वेश्चन 2014 का है, पुराना क्वेश्चन है. अब भले ही बीएसपी नहीं है लेकिन हमें उस हिसाब से क्वेश्चन को देखना है. However, it is not needed. Which of the following facilities is offered by Election Commission to a recognized political party? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफर करता है एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को? पार्टी नेम, इलेक्शन फंड्स. Why will Election Commission provide funds? Yes, an election symbol
और अ मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो तो पॉलिटिकल पार्टी खुद बनाती है। पार्टी नेम ऑल्सो इज डिसाइडेड बाय द पार्टी इटसेल्फ, इट इज ओनली द सिंबल जो इलेक्शन कमीशन आपको अलॉट करेगा, जिसके बेसिस पे आप अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन के लिए बोल सकते हो। With who amongst the following recognized political parties in India? कौन रिकॉग्नाइज करता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए होती हैं? क्योंकि वो इलेक्शन कंडक्ट करके पावर में आके गवर्नमेंट को बनाना चाहती हैं। The next question, read the following statement regarding democracy and choose the correct option. It promotes equality, बिल्कुल सही। It is a government of few, no, democracy is the representation of all. डेमोक्रेसी का स्पिरिट ही है, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ आस, एक्सेप्टेड बाय अस एंड विल डू फॉर अस। इट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल। इट इंश्योर्स चेक एंड बैलेंसेस, यस, डेमोक्रेसी में एवरी गवर्नमेंट हैज टू बी अकाउंटेबल। सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी 1, 3 and 4. The next question, which of the following is the most popular form of government in the contemporary world? It is dictator. Government अगर dictatorship होगी तो government क्या ही बनेगी? It is all going to be the wish of one. Then it is constitutional monarchy. Constitutional monarchy मतलब government तो है, लेकिन there is always going to be a monarchical head, जैसे UK में। It is a military government. Military government को तो already it is considered a kind of you can say authoritarian government. The last and the most important one, it is the democratic government, which is considered to be the most popular form of government. Which type of government is likely to be more acceptable to people? ये अभी हमने किया, बस ये दूसरे फॉर्म में है, that is democratic government. So the next question is, which of the following is the foundational challenge of a democracy? Foundational challenge क्या हो सकता है? Empowering women? No, it is going to keep military away. Let us see this. Ensuring greater power to the local government, या फिर एम्पावरिंग माइनॉरिटी ग्रुप्स। अगर तुम ढंग से देखोगे तो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इज कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट। अगर एक मिलिट्री गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लगेगी तो क्या ही वो डेमोक्रेसी रहेगी। इसीलिए हमारे पास अगर मिलिट्री है तो वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर एबल टू सेग्रीगेट द पोर्शंस। The next, which of the following is an example of democracy that produces an accountable government? कौन सी डेमोक्रेसी है जो एक आउटकम देगी कि एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो? नंबर 1, ओपन टू पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, ओपन इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, open in reducing economic inequality, open to rulers elected by the people. No, which of the is going to be producing an accountable government? अगर एक डेमोक्रेसी पब्लिक डिबेट्स पर या कोई भी मेजर पॉलिसी लेजिस्लेशन पर लोगों का ओपिनियन कंसिडर करेगी, that is going to be considered a more open and a accountable government. Now with this we have come to something which is called as topics to revise. एंड टॉपिक्स टू रिवाइज के लिए अगर तुमने ये एमसीक्यूज अच्छे से की हैं तो तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा रिवीजन हो गया है, विच मीन्स वी हैव डन सिविक्स, वी हैव डन इकोनॉमिक्स एंड वी हैव ऑल्सो डन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। बेटा एक बार मैप की वीडियो को अच्छे से देख लेना, और मैंने इन्हीं एमसीक्यूज से तुम्हें चारों सब्जेक्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया है। After this, I hope you have understood the complete MCQs और उनकी explanation, and you are going to remember them, do well and practice करके जाना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है MCQs के साथ। So for more, I think you should focus on revising right now, और वीडियोस को देखो और जितना हो सके उतना रिविजन करो।